हेलो दोस्तों, मैं संदीप शर्मा स्वागत करता हूं अपना यूट्यूब चैनल जीके वाई संदीप सर पे। आज की इस वीडियो में हम पलवल ज़िले के दूसरा भाग के बारे में चर्चा करेंगे। एक पार्ट हमने अपलोड कर दिया है। प्लीज़ बच्चों, वीडियो यदि अच्छी लग रही तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो चलिए हम दूसरा इस पर टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पलवल का पार्ट नंबर 2 पे चर्चा करेंगे। आज यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण सतल और कुछ इंटरेस्टिंग बातें भी जानेंगे जो आप पहली बार इनको सुनेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं पलवल ज़िले से संबंधित। हमने कल पढ़ा था, लास्ट में वो पढ़ा था भरतपुर जो रियासत है उससे संबंधित बातें। आज उस भरतपुर रियासत से आगे चलते हम। चलिए, तो आज हम यहाँ पर चलते हैं बच्चों, पलवल जिला के कुछ महत्वपूर्ण सतलों के बारे में चर्चा करते हैं। पलवल जिले के कुछ महत्वपूर्ण सतल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, बिल्कुल ऑर्डर वाइज लगाए हुए, ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पंचवटी हनुमान मंदिर। तो पंचवटी हनुमान जो मंदिर है पलवल जिले के अंदर है, एक प्रमुख मंदिर माना जाता है। और पंचवटी हनुमान जो मंदिर है, इस मंदिर का निर्माण जो है वो हमने कल वाली क्लास में भी पढ़ा था कि जो पांडव थे उन्होंने अज्ञातवास का कुछ समय पलवल जिले में बिताया था। तो उन्होंने जब पलवल जिले में बिताया था तो यहाँ पर एक जहाँ विश्राम किया था, तो वहाँ एक मंदिर का निर्माण किया गया, पंचवटी हनुमान मंदिर। इसी पंचवटी हनुमान मंदिर के पास ही एक तालाब का भी निर्माण किया गया जिसे द्रौपदी तालाब भी कहा जाता है। आपसे पूछा जाए, बताइए द्रौपदी तालाब कहाँ है? पलवल में है। और पंचवटी हनुमान का मंदिर भी कहाँ होगा? हमारा पलवल के अंदर होगा। ठीक है, किन्होंने? पांडवों के द्वारा ये निर्माण करवाया गया था। उसके बाद हम अगली बात करें बच्चों, यहाँ पर सती माता का मंदिर। सती माता का मंदिर सती रमणी माता के नाम से बनाया गया है। और ये कहाँ पर है? ये होडल में है। पलवल जिला जो है उसकी तहसील भी है, उपमंडल भी है होडल। उस होडल के अंदर आता है सती रमणी माता का मंदिर। और यहाँ पर पॉइंट्स ध्यान में रखना है आपने। एक तो यहाँ पर क्या है, मंदिर भी है ये। और दूसरी बात करें, इसके पास एक गांव आता है बंचारी गांव। कल भी हमने पढ़ा था, बंचारी गांव में दाऊ जी का मंदिर है। दाऊ जी, और दाऊ जी यानी बलराम का नाम था जो कृष्ण के भाई थे, दाऊ जी। और इसका मंदिर भी है यहाँ पर। और बंचारी के अंदर क्या लगता है अभी? सती रमणी माता का मेला लगता है। आपसे पूछा जाए कि सती माता रमणी का जो मेला है बंचारी गांव में भी लगता है। एक तो ये पॉइंट्स ध्यान में रखना है। दाऊ जी का मेला भी यहाँ लगता है बंचारी गांव में। और दाऊ जी ने पलवासुर नामक राक्षस से क्या किया था? पलवल जिले को स्वतंत्रता दिलाई थी। जनवरी महीने के अंदर ये लगता है और होडल में है। उसके बाद कल हमने जो भरतपुर रियासत के बारे में पढ़े थे, भरतपुर रियासत के एक प्रमुख या हम कह सकते हैं शासक थे जिसका नाम था सूरजमल। ये जाटों के समूह में आते हैं। तो सूरजमल जाट जो थे वो शासक थे कहाँ के? भरतपुर रियासत के। और भरतपुर रियासत में पलवल जिले को 1707 में शामिल कर लिया गया था। इस बात को आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। तो जो सूरजमल थे भरतपुर रियासत के, उसने क्या किया था? इस माता का जो मंदिर था, इस माता के मंदिर में एक तो बावड़ी, एक सराय और एक तालाब, इन 3 चीजों का निर्माण किसने करवाया था? सूरजमल के द्वारा करवाया गया था। सती माता का मंदिर में बावड़ी, सराय और तालाब, इन तीनों का निर्माण होडल के अंदर करवाया था क्योंकि मंदिर होडल के अंदर है। तो यहीं से आपसे एक क्वेश्चन बनता है, एचएसएससी पूछ चुके हैं, बताइए होडल की सराय का निर्माण किसने करवाया था? तो वो करवाया था सूरजमल ने करवाया था। और जो तालाब था उस तालाब का नाम भी पूछा जाता है आपसे, रानी बाई का तालाब आपसे पूछा जाता है। ठीक है, रानी बाई का जो तालाब है वो किसने निर्माण करवाया था? तो आंसर आएगा सूरजमल ने। या इसका रानी किशोरी बाई हम कह सकते हैं, रानी किशोरी बाई का तालाब। रानी किशोरी कौन थी? रानी किशोरी का संबंध पलवल जिले से था। और यह सूरजमल जो शासक थे उसकी पत्नी थी। सूरजमल शासक की पत्नी रानी किशोरी बाई थी। और जो सूरजमल के द्वारा तालाब बनवाया गया है सती माता के मंदिर में, वो आपका वर्तमान में रानी बाई तालाब के नाम से जाना जाता है। इस बात को आप ध्यान में रखिए। कहाँ पर है? ये सारा होडल में है। उसके बाद हम बात करते हैं रानी किशोरी का महल। रानी किशोरी का महल एक आता है आपका होडल के अंदर आते हैं। होडल के अंदर रानी किशोरी का जो महल है वो तालाब था, ये महल की बात हो रही बच्चों।
जो महल है वो काशीराम ने 1754 से 64 के बीच में बनवाया था। 1754 से 64 के बीच में काशीराम के द्वारा बनवाया गया था। काशीराम कौन थे? काशीराम जो थे रानी किशोरी बाई के पिताजी थे, यानी हम कह सकते हैं कि जो सूरजमल शासक थे उसके ससुर थे काशीराम, और इसने अपनी पुत्री के लिए क्या किया था? होडल के अंदर रानी किशोरी का महल बनवाया था और वहीं पर 12 खंबा छतरी जो है उसका भी निर्माण करवाया था। आपसे पूछा जाए 12 खंबा जो छतरी है, 12 खंबा छतरी वो कहाँ पर है? होडल के अंदर है। ठीक है, इस पॉइंट्स को आप यहाँ पर ध्यान में रखना। कई बार ऐसा क्वेश्चंस भी आ जाता, बच्चों पूछ लेता है, बताइए किशोरी का महल किसने बनवाया था? किशोरी जो था उसका महल किसने बनवाया था? शायद आगे तो नहीं दे रखा है आपका। किशोरी का महल यदि आपसे पूछा जाए पलवल आता है आपका। कई बार हो सकता है कि काशीराम ना दे रखा हूं, ये तो होटल की बात है। आपसे पूछा जाए कि रानी किशोरी का महल पलवल में किसने बनवाया था, तो आंसर आता हमारा सूरजमल ने, यानी सूरजमल के द्वारा। लेकिन होडल की बात करेंगे तो वो आंसर आता है काशीराम। ठीक है, दोनों बातें आपने यहाँ पर ध्यान में रखनी है। अगली हम बात करते हैं यहाँ पर जो मुगलों का शासन था हमारा, मुगलों का शासन वास्तविक तो हमारा 1526 से 1707 तक चला था। वैसे 1857 तक हमारे बादशाह बने थे। तो मुगल काल के अंदर एक दुर्ग का निर्माण किया गया था पलवल के अंदर, पलवल जिले के अंदर। ठीक है, वह किस बादशाह ने बनवाया था इसके बारे में कोई जानकारी अभी तक हमारे पास नहीं है। इस बात को आप यहां पर ध्यान में रखना। जो मुगल काल में इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था, वर्तमान में यह खंडर हो चुका है, यानी नष्ट हो चुका है लगभग। इसी को कहा जाता है मटिया का किला। मटिया किला पूछा जाए किस जिले के अंदर है, तो मटिया किले की बात करेंगे तो पलवल जिले में आता है। भी किला मटिया किला जो है वो पलवल जिले में आता है। जो मुगल काल का जो समय था उसके समय इसका निर्माण हुआ था। आगे हम बात करते हैं बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है शहीद मीनार जो है, शहीद मीनार वो कहाँ पर है? शहीद मीनार आपका पलवल जो जिला है उसमें गांव आता है रूपकड़ा गांव। कौन सा गांव? रूपकड़ा गांव। उस रूपकड़ा गांव में शहीद मीनार है। और बात सुनिए इसकी शहीद मीनार की। शहीद मीनार से संबंधित पहला पॉइंट से ध्यान में रखना आपने कि आज़ादी के समय जो लड़ाई लड़ी थी उनकी याद में एक यहाँ पर मीनार बनाई गई है रूपकड़ा में, और उसे कहा जाता है शहीद की मीनार कहा जाता है। इस शहीद की मीनार का जो निर्माण वगैरह किसने करवाया इसकी कोई स्टिक जानकारी नहीं है, लेकिन इसकी जो ये बनी हुई है मीनार सेम लगभग किससे मिलती है? कुतुब मीनार से मिलती है। और कुतुब मीनार कहाँ पर है? दक्षिण दिल्ली के महरौली में स्थित है। तो आपसे पूछा जाए हरियाणा की कौन सी मीनार जो है कुतुब मीनार को की एक हम कह सकते हैं कॉपी कह सकते हैं, या उसकी प्रति उसके हिसाब से बनाई गई है, इसकी तुलना किससे की जाती है? कुतुब मीनार से की जाती है। शहीद जो मीनार थी, ठीक है, कुतुब मीनार। और कुतुब मीनार भी देखिए आपका, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 के अंदर इसकी नींव रखी थी दिल्ली के अंदर। ठीक है, हाँ। और कुतुब मीनार जो है, पॉइंट्स ध्यान में रखना, कुतुब मीनार अफगानिस्तान में एक मीनार आती है जामा मीनार। जामा मीनार आपसे एग्जाम में पूछा जाए, बताइए कुतुब मीनार की जो शैली है यानी उसको बनाया गया है वो किस इमारत की एक कॉपी कह सकते हैं, किस इमारत को देखकर बनाया गया है? तो आंसर आएगा अफगानिस्तान की जामा मीनार से इसकी तुलना की जाती है। और हरियाणा में बात करेंगे तो शहीद मीनार कुतुब मीनार को देखकर, और कुतुब मीनार जो है जामा मीनार को देखकर बनाया गया था। 1199 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी नींव रखी थी और 1229 में जाकर इल्तुतमिश के द्वारा इसका निर्माण पूरा करवाया गया था। बाकी भारत के इतिहास में हम पढ़ेंगे सुल्तानों के राज में, ठीक है, हाँ। वैसे फिर आगे फिरोज शाह तुगलक भी आता है, ज्यादा हम यहाँ पर नहीं लेते। जो कुतुब मीनार है, इस कुतुब मीनार की जगह पहले क्या हुआ करता था? विष्णु स्तंभ हुआ करता था। इसी विष्णु स्तंभ को नष्ट करके बनाया गया था कुतुब मीनार। और विष्णु स्तंभ जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय जो गुप्त वंश के शासक थे उसके द्वारा निर्माण करवाया गया था।
ठीक है। बाकी पूरी जानकारी लेंगे हम कुतुब मीनार के बारे में, ठीक है। तो कुतुब मीनार जो है वो विष्णु स्तंभ जो था उसको नष्ट करके बनाया गया था कुतुब मीनार, और ये आपकी जामा मीनार की एक कॉपी कह सकते हैं। और हरियाणा का यदि हम बात करें कुतुब मीनार जो है शहीद मीनार जो रूपकड़ा गांव में पलवल के अंदर पड़ती है। अब यहाँ से देखिए 19 नवंबर 1997 से, यानी 1997 से इस मीनार यानी इन शहीदों की याद में यहाँ पर एक दंगल किया जाता है, बड़ा एक दंगल के आयोजन किया जाता है। प्रति वर्ष 19 नवंबर को किया जाता है, बहुत बड़ा। तो आपसे पूछा जाए कि शहीद मीनार के पास जो दंगल का निर्माण होता है या एक हम कह सकते हैं संगठन बनता है, वो 19 नवंबर को बनता है प्रत्येक को। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। अगली बात करते हैं शहीद शरीफ दरगाह जो है वो कहाँ पर है। शहीद शरीफ दरगाह ये जलालपुर गांव आता है पलवल के अंदर, वहाँ पर ये है। तो जलालपुर गांव पलवल के अंदर। आगे आता है झीरी बाबा का मंदिर। झीरी बाबा का मंदिर मंडकेला गांव आता है पलवल के अंदर। पलवल में कौन सा? मंडकेला गांव। तो ये भी आपने यहाँ पर ध्यान में रखना है, झीरी बाबा का मंदिर। झीरी बाबा के मंदिर का एक पॉइंट ध्यान में रखना है, जो भादो मास आता है उसकी जो दूज होती है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए पलवल जिले में रक्षाबंधन दूज जो होते हैं, भैया दूज हम कह सकते हैं, रक्षाबंधन, रक्षाबंधन का जो मेला है वो कहाँ पर लगता है। तो रक्षाबंधन का जो मेला है वो मंडकेला में झीरी बाबा के मंदिर में लगता है। एक विशाल मेले का आयोजन होता है रक्षाबंधन के समय। उसके बाद हम बात करें यहाँ का प्रमुख नृत्य आता है रसिया नृत्य। आपसे पूछा जाए बताइए पलवल का नृत्य कौन सा होगा? रसिया नृत्य है। और यहाँ पर एक मेला और लगता है होडल के अंदर। कहाँ लगता है ये? होडल में, जिसे हम फुल होर मेला कहते हैं। फुल होर का मेला होडल में लगता है, प्रतिवर्ष लगता है। इस बात को आपने यहाँ पर ध्यान में रखना बच्चों। तो ये कुछ प्रमुख स्थल थे जो पलवल जिले से हमारे जुड़े हुए थे, इनको आपने यहाँ पर ध्यान में रखना है। आगे हम बात करते हैं, थोड़ा सा इतिहास के पॉइंट्स ही हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनिए, इसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो देखिए हमने पता है कि 1919 के अंदर एक रोलेट एक्ट आया था। क्या था रोलेट एक्ट, उसके बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं। तो रोलेट एक्ट अंग्रेजी सरकार लेकर आई थी, अंग्रेज जो लेकर आए थे, क्योंकि भारत में महात्मा गांधी का जैसे ही आगमन हुआ तो आगमन होने के बाद क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ने लगी। तो उन क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए, क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए एक एक्ट लेकर आए, रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट में क्या था? रोलेट एक्ट में सिर्फ ये था आपका, भाई अंग्रेजों को किसी भी व्यक्ति पर संदेह होगा तो संदेह होने के बाद उसको क्या कर दिया जाएगा? गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाएगा, जिस पे भी संदेह होगा। ये बातें यहाँ पर हुई थी, ठीक है। तो इसका विरोध किया गया भारत के अंदर, ठीक है। इस एक्ट का विरोध किया गया, भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि वो निर्दोष है तो उसको निर्दोष साबित करने के कुछ सबूत भी पेश करने चाहिए। रोलेट एक्ट में ऐसा नहीं था भाई जिसको गिरफ्तार कर लिया तो कर ही लिया, उसकी कोई सुनवाई नहीं होती थी। तो इसी का विरोध करने के लिए महात्मा गांधी ने 30 मार्च 1919 को पूरे भारत में डेट रख दी थी, भाई 30 मार्च 1919 को हमने क्या करना है? रोलेट एक्ट का विरोध करना है। लेकिन बाद में महात्मा गांधी ने इस डेट को बदलकर क्या कर दिया? 6 अप्रैल 1919। भाई हम 30 मार्च को ना करके 6 अप्रैल को हम इसका विरोध करेंगे। लेकिन हरियाणा के अंदर क्या हो चुका था? 30 मार्च को इसका विद्रोह होना शुरू हो चुका था। तो विद्रोह होना शुरू हो चुका था, तो फिर मुंबई से महात्मा गांधी जो हैं पंजाब और दिल्ली की महासभाओं को नेतृत्व करने आए, यहाँ पर बताने आए उनको। और वो 6 अप्रैल को मुंबई से चले, और जब वो जा रहे थे तो पंजाब के अमृतसर में जा रहे थे, पंजाब के अमृतसर में। लेकिन आर्य समाज के एक व्यक्ति जिसका नाम था श्रद्धानंद, कई जगह इसका नाम आता है विश्वानंदन। तो श्रद्धानंदन और विश्वानंदन ने क्या किया? महात्मा गांधी को अमृतसर ना जाकर क्या कहा? पलवल आने की बारे में कहा। भाई आप यहाँ पर आइए, दिल्ली के अंदर ही पड़ता था हमारा ये लगभग पलवल। जब पलवल पहुंचे महात्मा गांधी तो 10 अप्रैल
1919 को पलवल जो रेलवे स्टेशन है वहां से महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन HSSC में 8 अप्रैल आता है तो आप उसको भी टिक कर सकते हैं। बाकी आपके SSC वगैरह में 10 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी को पलवल रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिया गया। इसको दिल्ली नहीं जाने दिया, इसकी एंट्री दिल्ली में होनी थी और दिल्ली में ये विद्रोह करने के लिए रोलेट एक्ट के लिए पहुंचे थे। तो 10 अप्रैल 1919 को पलवल रेलवे स्टेशन से भारत के अंदर महात्मा गांधी की यह पहली राजनीतिक गिरफ्तारी थी बच्चों, पहली राजनीतिक गिरफ्तारी थी। उसके बाद 30 जुलाई 1919 को हिसार के अंदर दोबारा फिर गिरफ्तार किए गए थे। यहां से इसको वापस मुंबई भेज दिया गया था। लेकिन फिर ये 30 जुलाई 1919 को हिसार से भी गिरफ्तारी, ये दूसरी गिरफ्तारी थी इसकी। हिसार जिले के अंदर पूरी चर्चा करेंगे इसके ऊपर हम, ठीक है। ये बातें ध्यान में रखना। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है। वो इसी का विरोध कर रहे थे, रोलेट एक्ट का ही। वो बातें हम भारत के इतिहास के अंदर पुल चर्चा करेंगे बच्चों। चलिए आगे हम बात करते हैं। ये तो बातें आपने ध्यान में रखनी महात्मा गांधी से जुड़ी हुई और रोलेट एक्ट से, महात्मा गांधी की पहली जो गिरफ्तारी हुई थी उसके बारे में। आगे हम बात करते हैं 2 अक्टूबर 1938 को सुभाष चंद्र जो बोस हैं वो हरियाणा आए थे। और जब ये हरियाणा आए तो हरियाणा में अंबाला शहर, या हम कह सकते हैं अंबाला जो जिला है, वहां पर इसने कांग्रेस भवन की नींव रखी थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, कांग्रेस भवन की नींव रखी। और पलवल के अंदर, पलवल की बात करें बच्चों, गांधी सेवा आश्रम की स्थापना यानी नींव रखी थी। तो सुभाष चंद्र बोस ने पलवल के अंदर तो गांधी सेवा आश्रम की और अंबाला के अंदर कांग्रेस भवन, 2 भवनों की नींव रखी थी 2 अक्टूबर 1938 को गांधी जयंती के ऊपर। इसके अंदर पहले एक कमरा था, वर्तमान में ये 5 एकड़ के अंदर फैल चुका है, एकड़ में फैल चुका है। गांधी की कुछ प्रतिमाएं भी यहाँ पर हैं, ठीक है। और पलवल को गांधी नगरी के नाम से भी जाना जाता है, इस बात को आप यहाँ पर ध्यान में रखना, ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस से संबंधित ये 2 क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट व्यक्ति हमारे पलवल जिले से जुड़े हुए हैं जो थे लाला मुरलीधर। तो लाला मुरलीधर का जन्म हम पहले बात करते हैं 30 मई 1848 को पलवल जिले में हुआ था बच्चों। 30 मई 1848 में, यदि ऑप्शन में 1848 ना दिया हो तो 1850 दे देता है, ठीक है। वरना आपने 1848 ही करना है, हो सकता है 48 ना हो तो 50। पलवल जिले में 30 मई 1850 को इनका जन्म हुआ था, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। अगली बात करते हैं, इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। आपसे पूछा जाए, बताइए हरियाणा के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? हरियाणा के प्रथम सत्याग्रही वो कौन थे? लाला मुरलीधर थे। लाला मुरलीधर हरियाणा के प्रथम सत्याग्रही थे। उसके बाद हरियाणा की प्रथम महिला सत्याग्रही पूछा जाए तो वो कौन थी? चांदबाई थी, जिसका संबंध सिरसा जिला से था और सिरसा के अंदर इसका इतिहास हम पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, तो लाला मुरलीधर क्या कहलाएंगे? प्रथम सत्याग्रही कहलाएंगे हरियाणा के। और महिलाओं की बात करेंगे, महिला में प्रथम कौन आएगी? चांदबाई आएगी, जिसका संबंध हरियाणा के सिरसा जिले से था। यदि भारत में बात करें, एक व्यक्तिगत सत्याग्रह पूछा जाए, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम आता है, वो आएगा विनोबा भावे। बहुत एक बार एग्जाम में आता है, बताइए भारत के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह, व्यक्तिगत यानी एक व्यक्ति की बात हो रही है। वैसे तो महात्मा गांधी थे सत्याग्रही, व्यक्तिगत सत्याग्रह में नाम किसका आता है? विनोबा भावे का आता है। इसने जन जन को जाकर क्या किया था? भारत की आज़ादी के लिए मतलब मांगे की थी। तो ये बातें भी आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। चलिए, लाला मुरलीधर ने 1886 के अंदर अंबाला के अंदर कांग्रेस का एक आयोजन यानी सभा का गठन किया था। आपसे पूछा जाए, बताइए हरियाणा के अंदर कांग्रेस लाने वाले जो थे वो कौन थे? लाला मुरलीधर ही थे, ठीक है। हाँ, वैसे कांग्रेस की स्थापना 1885 को हुई थी, A.O. ह्यूम की अध्यक्षता में की गई थी, ठीक है। हाँ, तो 1886 में कांग्रेस जो है अपने अंबाला में आ चुकी थी।
कांग्रेस भवन अम्बाड़ा में किसने बनवाया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। अब हम बात करते हैं 1889 के अंदर, 1889 3 साल के बाद खैर साप्ताहिक पत्रिका का जो संपादन किया था वो लाला मुरलीधर ने। तो बताइए लाला मुरलीधर ने कौन सी पत्रिका जारी की थी? खैर साप्ताहिक पत्रिका जारी की थी। उसके बाद हम बात करें 1898 के अंदर राय बहादुर की उपाधि ब्रिटेन सरकार द्वारा 2 उपाधियां दी गई थी लाला मुरलीधर को। लाला मुरलीधर को एक राय बहादुर की उपाधि दी गई थी और एक केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। राय बहादुर की उपाधि 1898 में दी गई थी और 1904 में केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी ब्रिटेन सरकार द्वारा। लेकिन जब असहयोग आंदोलन चल रहा था तो असहयोग आंदोलन के दौरान असहयोग आंदोलन के दौरान राय बहादुर की उपाधि को लौटा देता है लाला मुरलीधर, ठीक है। और जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में, लेकिन 1921 में क्या करते हैं, जलियांवाला जो बाग हत्याकांड है उसकी कारण केसरे हिंद की उपाधि को भी त्याग देते हैं। कौन? लाला मुरलीधर। तो लाला मुरलीधर की 2 उपाधियां भी आपने ध्यान में रखनी है। इसे पंजाब का ग्रेट मैन ओल्ड भी कहा जाता है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है लाला मुरलीधर को। तो ये पॉइंट्स आपने ध्यान में रखने भी। हमारे पलवल जिले से एक यूनिवर्सिटी भी हमारे यहाँ स्थापित की गई है, ठीक है। 19 नवंबर 2018 को नींव रखी गई थी, जिसका नाम है विश्वकर्मा कौशल विकास विश्वविद्यालय, हम कह सकते हैं उसको, ठीक है। वो हमारी धधोला गांव के अंदर, धधोला गांव पलवल के अंदर पड़ता है। धधोला गांव के अंदर एक यहाँ पर यूनिवर्सिटी जो नींव रखी थी माननीय हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, ठीक है। ये पॉइंट्स ध्यान में रखना। 2016 में इस कौशल यूनिवर्सिटी, यानी यह एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो इसके अंदर जाते वो स्वयं रोजगार के लिए इसको तैयार करती है। ऐसा पॉइंट्स आपने ध्यान में रखना है। चलिए, ये हमारे पलवल जिले से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। इससे पहले हमने पार्ट 1 में पढ़े थे, ये पार्ट 2 में। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ दोस्तों लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके बताएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।